नमस्कार। देखिए, आज मैं क्लास 11th के लिए 11वीं कक्षा के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ विमाओं के अनुप्रयोग में भौतिक राशियों में हम संबंध कैसे स्थापित करते हैं। इससे पहले हमने आपको भौतिक राशियों की विमाएँ बताई, व्युत्पन्न मात्रक बताए, मूल मात्रक बताए और उनके अनुप्रयोग में विमाओं के अनुप्रयोग में पहला बताया था कि किसी सूत्र की सत्यता की कैसे जांच करते हैं। इसमें हम दोनों पक्षों की विमाओं को देखते हैं। अगर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं तो वो सूत्र सही है, अन्यथा वो सूत्र गलत है। अब इसी कड़ी में अगला जो चीज़ है वो है दो भौतिक राशियों में हमें संबंध कैसे स्थापित किया जाए। उसके लिए हमें दे दिया जाता है कि ये भौतिक राशि, अमुक भौतिक राशि इन चीज़ों पर निर्भर करती है, इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर दिए। अब मान लिया मैं इसको एक जनरल केस लेके अब समझा रहा हूँ। माना भौतिक राशि x, राशि p, राशि PQR पर निर्भर करती है तो इनमें हमें संबंध निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना इस तरह से लिखेंगे x समानुपाती p पे घात a, q पे घात b और r पे घात c। इस तरह से हम मान लेते हैं, p पे घात इस तरह से मान लेते हैं। अब हम जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, a b c के मान कुछ भी हो सकते हैं, 1/2, ऋण 2, 3, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो x = k एक नियतांक आ जाएगा जो विमाहीन होगा, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक। अब हम क्या करेंगे, x, p, q, r की इनका विमीय सूत्र लिख देंगे। देखिए x का विमीय सूत्र हमने मान रखा है, ये है m पे पावर x, इस टाइप से है, m पे पावर x, l पे पावर x, t पे पावर x, इस टाइप से हमने मान लिया। m पे पावर x बाई जेड, x बाई जेड, ये हमारे आंकिक मान है। p का विमीय सूत्र, सूत्र है m पे पावर, इसको हम p का विमीय सूत्र ले लेंगे, m पे पावर x1, l पे पावर y1, t पे पावर z1। ऐसे q का विमीय सूत्र m पे पावर x2, l पे पावर y2, t पे पावर z2। r का विमीय सूत्र m पे पावर x3, l पे पावर x3 बाई 3 और t पे पावर z3। अब इन सबको हम इसमें रख देंगे तो क्या होगा, इस समीकरण 1 में रखेंगे तो m पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z = mx1 L
बाई वन टी जेड वन पे पावर ए, इस तरह से एम एक्स टू एल बाई टू टी जेड टू एम एक्स थ्री एल बाई थ्री टी जेड थ्री, इस पर पावर बी, इस पर पावर सी। और इसको इस तरह से लिखिए एम एक्स पावर एल बाई टी जेड। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर ए एक्स वन हो जाएगी, इसकी बी एक्स टू, इसकी सी एक्स टू, तो ये सभी पावर जुड़ जाएंगी। तो एम पे पावर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री। इसी तरह से एल पे पावर हो जाएगी ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी जेड टू। इसी तरह से टी पे पावर ये हो जाएगी ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री, इस तरह से। अब विमाओं की तुलना कर देते हैं, दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने दोनों पक्षों में विमाओं की जब हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ये जो चीज़ होगी इसके बराबर होगी, अर्थात एक्स। इसी तरह से ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू बाई, एंड ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री इज इक्वल टू जेड। इन समीकरण को सॉल्व करके इन समीकरणों को सॉल्व करने के बाद हम ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। उपरोक्त समीकरण को हल करने पर हम ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। और मान लीजिए ये हमारे जो मान प्राप्त होते हैं ए बी सी के मान प्राप्त कर देते हैं, माना ये मान हमारे प्राप्त होते हैं, ए बराबर एम प्राप्त होता है, बी बराबर एन प्राप्त होता है और सी बराबर क्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सूत्र जो हो जाएगा फाइनली एक्स इज इक्वल टू के, पी पे पावर एम, क्यू पे पावर एन और आर पे पावर क्यू, ये हमारा सूत्र संबंध निकल के आएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स समानुपाती पी पे पावर एम, क्यू पे पावर एन, आर पे पावर क्यू, ये हमारा अंतिम सूत्र निकल के आता है। अब इसी आधार पर हम एक सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और ये कहिए कि हम सूत्र का निगमन करेंगे, दूसरे शब्दों में भौतिक राशियों का प्रयोग करके विमीय सूत्रों का प्रयोग करके भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। एक सरल लोलक है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी, उसकी लंबाई एल तथा
गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, बीमी विधि से इन भौतिक राशियों में मैं संबंध स्थापित करूं। देखिए, जिन भौतिक राशियों में हम संबंध स्थापित करते हैं उनमें उनके हमें विमी सूत्र पता होने चाहिए, तभी ऐसा संभव है। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखिए, माना T समानुपाती L पे पावर A G पे पावर B। A और B के मान कुछ भी हो सकते हैं, और T इज इक्वल टू K L पे पावर A B, जहाँ K एक विमाहीन राशि है। अब दोनों तरफ का विमी सूत्र लिख देंगे। इधर का विमी सूत्र होगा T, इसका कोई विमा होगी नहीं, इसका विमी सूत्र होगा L पे पावर A LT -2 पे पावर B, और इसको समानता लाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L पावर 0 T पे पावर कुछ नहीं, L पे पावर हो जाएंगे A प्लस B और T पे पावर -2। अब क्या करेंगे? विमाओं की तुलना कर देंगे। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की जब तुलना करेंगे तो A प्लस B बराबर 0 आएगा, 0, और -2B बराबर 1 आएगा। तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा B बराबर ऋण 1/2, और B का मान इसमें रखेंगे तो A बराबर आ जाएगा +1/2। ये A और B के मान इसमें रख देंगे तो T इज इक्वल टू K L पे पावर 1/2 G पे पावर -1/2। तो T इज इक्वल टू K L पे पावर 1/2 अपॉन G पे पावर 1/2, और T इज इक्वल टू K √L अपॉन √G। तो इस तरह से T इज इक्वल टू K √L/G। ये सूत्र निकल के आता है। इतना निकाल देंगे तब भी सही है। वैसे सही जो सूत्र होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2π/L/G। ये हम आपको आगे भी बताएंगे, ये इसका दूसरी तरह से भी निगमन होगा, तब हमारा सूत्र निकल के आएगा T इज इक्वल टू 2π/L/G। तो इस तरह से इस प्रश्न को खूब आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मैं इसी तरह के एक प्रश्न और करा रहा हूँ। वो प्रश्न ये है, अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, या वेग चाल B माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक तथा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व को हम D से प्रदर्शित करते हैं, D से
निर्भर करती हैं। इन भौतिक राशियों में मैं संबंध स्थापित करो। इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो देखिए इसमें प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र पता होना चाहिए और घनत्व का विमीय सूत्र पता होना चाहिए और बेग का हमें विमीय सूत्र पता ही है, तो हम पहले इनके विमीय सूत्र लिख लेंगे। बेग का विमीय सूत्र, बेग या चाल, इसको कहिए चाल का विमीय सूत्र, LT-1। माध्यम की प्रत्यास्थता जो आगे पढ़ाई जाएगी, माध्यम की प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र ये होगा ML-1T-2 और माध्यम का घनत्व का विमीय सूत्र ML-3। अब देखिए, अब इनमें हमें संबंध निकालना है। तो देखिए संबंध निकालने का तरीका क्या रहेगा, वही हम मान लेंगे एक काल्पनिक संबंध मान लेते हैं। हमने ये मान लिया, माना V समानुपाती e पे पावर a ये माध्यम की प्रत्यास्थता है इंटू d पे पावर b। अब यहाँ a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं, ये आंकिक मान है, इनको हमें निकालना है। तो v इक्वल टू ई के इंटू ई पे पावर a d पे पावर b। वह जहाँ k क्या है, एक विमाहीन नियतांक है, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। अब देखिए दोनों तरफ के विमीय सूत्र रख देते हैं। LT-1 इसका विमीय सूत्र होगा ML-1T-2। ये बता दें जो दाब का विमीय सूत्र होता है वही प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, पे पावर a ML-3 पे पावर b। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, m पे पावर 0 समानता बनाने के लिए -1, और ये हो गया m पे पावर a प्लस b l पे पावर -a -3b और t पे पावर -2a। अब हम क्या करेंगे, विमाओं की तुलना करेंगे। विमाओं की तुलना करने पर तो देखिए a प्लस b बराबर 0, -a -3b बराबर 0 नहीं बराबर 1 और -2a बराबर -1। तो यहाँ से निकल के आएगा a इक्वल टू 1/2। ये मान इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, b बराबर -1/2। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं। ये मान इसमें समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो v इक्वल टू k e पे पावर 1/2 और d पे पावर -1/2। तो v इक्वल टू k e पे पावर 1/2 अपॉन d पे पावर 1/2 और v इक्वल टू k अंडर रूट e अपॉन अंडर रूट d और v इक्वल टू k अंडर रूट e अपॉन d। इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आया। या हम ये भी कह सकते हैं कि v इक्वल टू सिंपली e अपॉन d।
यही सही सूत्र है कि जहाँ k का मान 1 रखा जाता है। तो इस तरह से हमने विमाओं का अनुप्रयोग करते हुए हमने विमीय सूत्र ज्ञात कर लिए। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन भौतिक राशियों का हम विमीय सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, जिन भौतिक राशियों हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनके विमीय सूत्र हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमें विमीय सूत्र नहीं पता है तो हम उनके भौतिक राशियों में संबंध नहीं पता लगा पाएंगे। तो देखिए, जो हमने इस वीडियो के साथ जो हमारी PDF नोट्स हैं उसमें हमने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए और क्वेश्चंस भी दिए हैं। अब मैं अगला आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि विमाओं का अनुप्रयोग करते हुए किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये अगला अनुप्रयोग है जिस पर पहले आप इसकी थ्योरी समझ लीजिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। उन एग्जाम्पल्स के आधार पर आप और प्रश्न करने का प्रयास करें। ये तीसरा अनुप्रयोग है। भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करना। पद्धति में ज्ञात करना। देखिए, ये तो बिल्कुल कट सत्य है कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो आंकिक मान और उसका मात्रक। बिना आंकिक मान के भी काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 है, क्या है, 10 किलो है या 10 मीटर है। मैं ये कहूँ मेरे पास आम है, कितने आम हैं, 10 हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 10 किलो आम है, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। 5 मीटर, 5 हो गया आंकिक मान और मीटर हो गया उसका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। ये पहली पॉइंट हुआ। किसी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आंकिक मान हो गया और ये मात्रक हो गया। दूसरा है, जब भी किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करते हैं तो आंकिक मान बदल जाएंगे, मात्रक बदल जाएंगे, लेकिन उनके विमीय सूत्र नहीं बदलेंगे। ये बहुत खास बात है। किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करते हैं तो उनके आंकिक मान
तथा मात्रक बदल जाते हैं, परंतु विमीय सूत्र समान रहते हैं, परंतु विमाएं समान रहते हैं। जैसे यही ले लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं, का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड पावर -2, और इसको ही हम लिखेंगे 980 सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -2। तो देखिए आंकिक मान बदल गया, बढ़ गया। आंकिक मान 9.8 था, यहाँ 980 हो गया। इस वजह से मात्रक छोटा हो गया, ये मात्रक बड़ा है, ये मात्रक छोटा है। तो ये तो हो गया हमारा N1 और U1, ये हो गया N2 और U2। अगर N1 बढ़ेगा तो U छोटा हो जाएगा, अगर N बढ़ेगा तो U छोटा हो जाएगा, उल्टा N घटेगा तो U बढ़ जाएगा। परंतु इनकी विमाएँ नहीं बदलते। देखिए यहाँ पे लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा ऋण 2 है, यहाँ पे भी लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा ऋण 2 है। तो इस तरह से इनके विमाएँ समान रहती हैं, विमाएँ नहीं बदलेंगी, ये खास बात है। तो अगर हम इनको विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो ये चीज़ आएगी N1 M1A L1B T1C। ये क्या है, जिस भौतिक राशि को हम निकाल रहे हैं उसका विमीय सूत्र है, इक्वल टू N2 M1 M2A L2B T2C और N2 इक्वल टू N1 M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C। तो इस तरह से ये मान निकल के आएगा N2 N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। देखिए इसमें M1 M2 हमें पता होते हैं, L1 L2 पता होते हैं, T1 T2 पता होते हैं और A B C पता होते हैं और N1 पता होता है। तो इसकी सहायता से हम N2 ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आप इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस थ्योरी को समझाने का प्रयास करेंगे। एक सरल सा एग्जाम्पल है। देखिए पानी का घनत्व MKS पद्धति में 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मान CGS पद्धति में विमीय विधि से ज्ञात करना है। उदाहरण है पानी का घनत्व 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मान ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कर। तो इसमें हम विमाओं का उपयोग करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं हल। D बराबर 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इक्वल टू N2 जो हमें निकालना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा N1, ये U1,
ये N2 और ये U2। एक्चुअली में ये MKS पद्धति है और ये CGS पद्धति। मतलब घनत्व को, घनत्व भौतिक राशि है जिसका मान MKS पद्धति में दिया है और इसे हमें CGS पद्धति में ज्ञात करना है। तो हमें घनत्व का पहले विमीय सूत्र पता होना चाहिए। घनत्व का विमीय सूत्र ये होगा ML-3। तो हमारा सूत्र हो जाएगा N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 पे पावर L1 अपॉन L2 पे पावर -3। अन्य को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे T की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब L1 कितना हो गया 1 + 10⁻3। अब पहली पद्धति में द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में, तो यहाँ किलोग्राम लिख लेंगे बटे ग्राम। यहाँ पे हम लिख लेंगे लंबाई पहले में मीटर बटे सेंटीमीटर पे पावर -3। अब देखिए 1 × 10⁻3। अब ये एकदम तो कर नहीं सकते, एक ही में होनी चाहिए, तो इसको हम लिख लेंगे 1000 ग्राम बटे ग्राम। और ये हो गया 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर पे पावर -3। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आया 1 × 10⁻3 इंटू 10⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻2⁻3। तो ये हो गया 1 × 10⁻6 इंटू 10⁻6 बराबर 10⁻0 बराबर 1। तो इस तरह से पानी का घनत्व D बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से जिस भौतिक राशि का मान हमें परिवर्तित करना है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, तो उसका विमीय सूत्र का मान हमें अवश्य मालूम होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण ले रहा हूँ। उस उदाहरण में क्या है, हमें ये पता लगाना है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, या ये कहिए कि जूल और अर्घ में संबंध ज्ञात करना है। तो ये जूल किसकी राशि होती है, ऊर्जा या कार्य की। उसको हमें किस में बदलना है, अर्घ में बदलना है। तो ये हमें संबंध ज्ञात करना है विमीय विधि से। विमीय विधि से 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होगा, विमीय विधि से ज्ञात करो कितने अर्घ के बराबर होगा, तो देखिए हल जूल या अर्घ किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य का हमें पहले विमीय सूत्र लिखा होना चाहिए। कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र होगा mL² T-2। अब देखिए 1 जूल N2 अर्घ, ये MKS पद्धति है और ये CGS पद्धति है। N1 1 है, N2 हमें निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 पे पावर 1 L1 अपॉन L2 पे पावर 2 T1 अपॉन T2 पे पावर -2। तो इस तरह से ये एक पहली पद्धति में हम MKS पद्धति में किलोग्राम बटे ग्राम मीटर बटे सेंटीमीटर
और सेकंड बटे सेकंड बटे सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनको भी बदलना पड़ेगा। 1000 ग्राम बटे ग्राम 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया इंटू 10⁻²⁵2। तो इस तरह से ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 10⁻⁷। तो इस तरह से 1 जूल बराबर 7 आ रहा है। तो देखिए आज हमने आपको विमाओं का उपयोग करते हुए किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करना बताया। हमने आपको जो सीट दे रखी है इसके साथ वीडियो के साथ जो नोट्स अटैच्ड हैं उसमें और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उनको आप समझिए, और अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और एक उपयोग और रह गया है विमाओं का, वो करने के बाद फिर हम आएंगे इसमें हमारे मापन में जो त्रुटियां होती हैं और वो त्रुटियां ज्ञात कैसे करते हैं, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, और जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसमें त्रुटियों में क्या होता है, भाग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें अभी इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन जो मुख्य चैप्टर है ईपू बोर्ड के हिसाब से वो कुछ हो चुका है, लेकिन अभी हमें मापन में त्रुटियों को और समझना है जो कि हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आती हैं। तो इनको और सार्थक अंक कैसे पता लगाते हैं, इन सब चीज़ों का हमें और पढ़ना है। तो आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।